बुजुर्गान मिलत मेरे नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कराची में असम्बली, कराची में बल्दिया, नौजवान साथियों, जो हज़रात जाना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनको निकलने के लिए रास्ता दीजिए, और जो बैठकर जलसा सुनना चाहते हैं उनसे रवंद मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जो जाना चाहते हैं उनको रास्ता फराहम करिए ताकि वो खामोशी से जाएँ और मैं अपनी बात का आगाज़ कर सकूँ। लेकिन किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरों से कह रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ जाइए, मेरी बात को सुन लीजिए। ज़ाहिर है बहुत देर से लोग बैठे थे और अकबरुद्दीन ओवैसी के वलागेज किताब को आपने सुना। अज़ीज़ान मिल्लत में सबसे पहले आपके सामने इस बात को रखना चाहूँगा कि 2009 से इंतखाबात के बाद जब आपने अपनी दुआओं और अपने वोटों के जरिए और अल्लाह ने अपना फजल और करम के जरिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हैदराबाद और मलकपेट के सीट से कामयाब करवाया, तो मैं अपने शुरुआती बात में इस बात को रखना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हल्क़े असम्बली मलकपेट में जो रिकॉर्ड बल्दिया से हमको मिला, और इसको कोई भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डालकर निकाल सकता है। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से करीब 5 करोड़ के तरक्याती काम करवाए गए। बल्दिया की तरफ से हल्क़े असम्बली मलकपेट में 80 करोड़ के काम करवाए गए, जिसमें से अभी 16 करोड़ के काम का आगाज़ होना, और वाटर वर्क्स की तरफ से मजलिस की नुमाइंदगी पर बलाला साहब की नुमाइंदगी पर 6 करोड़ के काम करवाए गए, और वाटर वर्क्स के प्रोजेक्ट डिवीज़न की तरफ से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में जो पीने के पानी की लाइन और सीवरेज की बड़ी लाइन डाली गई, वो करीब 80 करोड़ की लागत के काम करवाए गए, और APCPDCL जिसके तहत 3 सबस्टेशन बनाए गए, उसकी लागत करीब 22 करोड़ होती है, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर 12 स्कूल की बिल्डिंगें तामीर हुई 4.5 करोड़ की लागत से, और बहैसियत रुकन पार्लियामान के महीने हल्क़े असम्बली मलकपेट में 4.5 करोड़ के काम करवाए, जिसमें से करीब 1 करोड़ के वाटर वर्क्स और ड्रेनेज के कामों का करीब में आगाज़ होगा। 1 करोड़ 27 लाख के कामों का, जिसमें आजमपुरा में रोड अंडर ब्रिज के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपये, शोएब मेमोरियल लाइब्रेरी में कच्ची मोहरी और CC रोड के लिए मैंने अपने MP फंड से 50 लाख रुपये दिए, और फिर मूसा राम बाग में 20 लाख की लागत से सीमेंट रोड का काम हुआ। सलीम नगर और श्रीपुरम कॉलोनी में 60 लाख की लागत से एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जिंसरगुला जेल में मैंने अपने MP फंड से, वहाँ पर ख़वातीन की भी जेल है, जेल के ज़िम्मेदारों ने आकर मुझसे मुलाकात की कि उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो मैंने अपने MP फंड से 7,40,000 की लागत की जो एम्बुलेंस है उनको फराहम की, और इंशाअल्लाह आपसे वादा कर रहा हूँ कि इसी जगह पर इंशाअल्लाह ताला
मैं अपने एमपी फंड से जो हमने एक प्लान तैयार किया है डिग्री कॉलेज के लिए, मैं अपने एमपी फंड से इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर 5 करोड़ रुपये दूंगा और इसी जगह पर इंशाअल्लाह ताला डिग्री कॉलेज की तामीर का काम का भी आगाज होगा। इसके साथ ही साथ हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस है, हम कई अरसे से नुमाइंदगी कर रहे हैं हुकूमत से कि प्रिंटिंग प्रेस में बहुत जगह है और हुकूमत बर्फी के डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को उसमें से ज़मीन फराहम करे ताकि वहाँ पर भी सब स्टेशन के तामीर का काम आगाज़ हो सके। क्योंकि मैं जानता हूँ कि लो वोल्टेज का मसला है, बर्फी की कटौती का मसला है, इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जा रही है। और फिर यही मदीना मस्जिद का मसला था मुसराम बाग में, जो बरसों से चल रहा था। फिरका परस्त ताकतें वहाँ पर मदीना मस्जिद का छत डालने नहीं दे रहे थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन की पुरजोर नुमाइंदगी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी कोशिशों को कबूल किया और मदीना मस्जिद में आप जाकर देख सकते हैं कि पूरा काम तकमील को पहुँचा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है कि जो काम कई बरस रुका हुआ था, अल्लाह ने हमको इज्जत से नवाजा और अल्लाह ने हमको मौका दिया कि हम अल्लाह के घर की खिदमत कर सकें। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सरसरी एक रिपोर्ट आपके सामने रखा हूँ। दूसरी अहम बात अज़ीज़ान मिल्लत जिसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने किताब में किया, वो ये है मेरे अजीज दोस्तों कि एक फैसला आया गुजरात के ट्रायल कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने फैसला दिया उन 60 लोगों के खिलाफ या उनकी ताईद में कोर्ट ने फैसला दिया और ये कहा कि ज़किया जाफरी के पिटीशन के ऊपर कोर्ट ने फैसला दिया कि ना नरेंद्र मोदी और ना उनके साथी, ना उस वक्त का चीफ सेक्रेटरी, ना उस वक्त का डीजीपी पर कोई साजिश का इल्ज़ाम बनता है, ना ही वो जिम्मेदार है क़त्ल गारतगिरी के। अजीज दोस्तों, यकीनन ये फैसला हम तमाम के लिए हैरान कुन है। यकीनन इस फैसले से न सिर्फ हमें बल्कि हिंदुस्तान में हमारे बहुत बड़ी आबादी जो सेकुलर जहन रखी है, उन सब के लिए तकलीफ का बाइस बना। और हाल हकीकत क्या है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आज यहाँ पर अब्दुल बैठे हुए हैं। मैं इस मजमे में जब आ रहा था जलसे में, मुझे कई ऐसे नौजवान से मुलाकात हुई जो गुजरात की साबरमती जेल में 6-6 साल गैर जरूरी के गिरफ्तार करके रखा गया। उन तमाम को इंसाफ ट्रायल कोर्ट में नहीं मिला। ट्रायल कोर्ट ने सजा दी बहुत से लोगों को। जब हाई कोर्ट में अपील की गई तो हाई कोर्ट में इंसाफ मिला। तो इसलिए हमको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो होना ही था। गुजरात का माहौल कुछ और ही है। वहाँ पर ट्रायल कोर्ट के लेवल पर इंसाफ नहीं मिला ज़किया जाफरी को। ये ज़किया जाफरी की लड़ाई अकेली की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की लड़ाई है जो हिंदुस्तान को सेकुलर देखना चाहते हैं। ये उन लोगों की लड़ाई है जो रूल ऑफ लॉ को मानते हैं। ये उन लोगों की लड़ाई है जो जालिम को सजा दिलवाना चाहते हैं। ये उन लोगों की लड़ाई है जिन्होंने अभी तक उन मासूम लोगों के कत्ल को नहीं भूला। ना ही हम भूले हैं, ना इंशाअल्लाह ताला हम कभी भूलेंगे गुजरात को। चाहे कुछ भी कर ले, मोदी की ताईद में जमाना अगर पलट भी जाएगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान अगर पूरा ताईद करेगा मोदी की, तो इस सरजमीन दखन पर बसने वाला गयूर मुसलमान हरगिज़ कभी मोदी की ताईद नहीं करेगा। ना मोदी की ताईद करेगा, ना बीजेपी की ताईद करने वाली तेलुगुदेशम जमात की ताईद करेगा। हमारा काम ये अजीज दोस्तों कि हमको मुकाबला करना पड़ेगा। पार्लिमानी जमहूरियत में कानून की 4 दीवारी में रहकर हमको मुकाबला करना पड़ेगा। यकीनन ऐसे वक्त में ऐसा महसूस होता है कि घुटन महसूस होती है
ऐसा महसूस होता है कि चार दीवारी हम पर तंग कर दी गई, मगर याद रखो यही एक तरीका है हमको इंसाफ देने का, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ज़किया जाफरी से इंसाफ किया जाएगा। अजीज दोस्तों, आज अखबार में मोदी का बयान आया कि मोदी ने अपने ब्लॉग पे लिखा कि मुझे बड़ा कर्ब हुआ, तकलीफ हुई, मुझे बड़ा कर्ब हुआ, तकलीफ हुई। सबसे पहली झूठ मोदी की उसमें ये थी कि ये झूठा कहता है कि गुजरात में जो जलजला आया उस जलजले के 5 महीने के बाद ये साबरमती का गोधरा का वाकया हुआ। मोदी अगर ये समझता है कि झूठ को बोलने से हम उसकी झूठ को मान लेंगे, ये सरासर झूठ है। जलजला गुजरात में आया तो 26 जनवरी 2001 को आया, गोधरा का वाकया हुआ तो 28 फरवरी को 2002 को हुआ। ये पहली झूठ आरएसएस के चेले की नरेंद्र मोदी की। दूसरा जाने निकट जो मेरी बात को सुनिए, दूसरा उसमें झूठ के कि आप जानकर हैरत होंगे, बल्कि मैं आपका हाफिजा ताजा करता हूं, लोग जानते भी होंगे कि अहमदाबाद की सरजमीन पर क्या हुआ, गुजरात की सरजमीन पर क्या हुआ। 900 गांवों में फसाद हुआ। 900 गांवों में फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई यानी 3 महीने तक गुजरात जलता रहा। 3 महीने तक, मई तक। मई में अटल बिहारी वाजपेयी ने पंजाब के साबका डीजीपी केपीएस गिल को भिजाया। 3 महीने तक गुजरात के 900 गांव जलते रहे, और जब जल रहे थे तो नुकसान किसका हो रहा था, किसको मारा जा रहा था? मुसलमानों को मारा जा रहा था। इन 900 गांवों में कितने असेंबली के हल्के आते थे? इन 900 गांवों में 150 के करीब असेंबली के हल्के जा पाते थे। और कुल गुजरात में कितने असेंबली की सीटें हैं? 180 के या 180 के बराबर। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज हम देखते हैं कि हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि साल 2013 में 2120 औरतों के ऊपर जुल्म हुआ। चाहे उन पर जुल्म इस तरह का हुआ होगा कि उनको जहेज के नाम पर मारा गया होगा, या जहेज के नाम पर उनका कत्ल किया गया होगा, या बच्चियों की असमतरेजी की गई होगी, या बच्चियों को छेड़ा गया होगा। यानी जो औरतों के मुताल्लिक केसेस बुक हुए सरजमीन हैदराबाद पर 2013 में, कमिश्नर पुलिस कहते हैं कि 2124। और 3 महीने के अंदर गुजरात में कितने केसेस हुए औरतों के? तमाम के तमाम मुस्लिम खवातीन, 280 औरतों के केसेस हुए। ये 280 इन लोगों पर या तो उनकी असमत लूटी गई या फिर इनके जिस्म पर हमले किए गए। इस 3 महीने में 200 औरतों को जान से मारा गया। इस 3 महीने में अजीज दोस्तों 70 से ज्यादा मासूम बच्चों को उनकी जान दी गई। ये गुजरात में हुआ। और गुजरात का सबसे बदतरीन वाकया क्या था? वो नरोडा पाटिया का और गुलबर सोसाइटी का था। हम गए नरोडा पाटिया को, फसाद होने के 2 महीने, 2.5-3 महीने के बाद जाने का मौका मिला। नरोडा पाटिया जब जाकर देखा तो ऐसा नजर आ रहा था कि कल ही फसाद हुआ। पूरी नरोडा पाटिया की 3 किलोमीटर की रोड जो मुसलमानों की मलियां थी, कारोबार था, उसको जलाकर राख कर दिया गया। मसाजिद को जलाकर राख कर दिया गया। वो नरोडा पाटिया में फिर गुलमर्ग सोसाइटी का वाकया हुआ। गुलमर्ग सोसाइटी का वाकया क्या था? एहसान जाफरी, उस पर हमला किया गया तो घर की औरतें पहली मंजिल पर चली गई। एहसान जाफरी ने 200 टेलीफोन कॉल किए पीसी पांडे को, जो अहमदाबाद पुलिस का कमिश्नर था उस वक्त। एहसान जाफरी ने उस वक्त यही जालिम मोदी था, उसको टेलीफोन किया कि देखो मेरे घर पर हमला हो रहा है, अतराफ वकनाफ के मुसलमान आकर मेरे घर में पनाह दिए, पुलिस को भिजाओ। और एहसान जाफरी के घर से
पुलिस कंट्रोल रूम सिर्फ 5 मिनट के फासले पर था। और क्या हुआ गुलबर्ग सोसाइटी में 60 लोगों की जानें चली गई। जकिया जाफरी पहली मंजिल से देख रही, एहसान जाफरी निकलकर जालिमों से बात करते हैं कि हमको बख्श दो, तो जकिया जाफरी ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एहसान जाफरी का कत्ल किया गया। और कत्ल कैसे किया गया? जिस्म के टुकड़े किए गए। उसके बाद 60 लोगों को मारा गया और सबके सब उनके जिस्मों को जला दिया। ये एहसान जाफरी का वाकया, जकिया जाफरी के इंसाफ की लड़ाई में अजीज दोस्तों। और कोर्ट फैसला देता है कि कोई एविडेंस नहीं। एक बेवा जो 75 साल की हो गई है, आज अखबारात में उसके बहते आंसू की तस्वीर आई। यकीनन अजीज दोस्तों तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। एक ज़ईफ औरत ज़ईफ है, चल नहीं सकती मगर उसका हौसला बुलंद है। वो हमसे कह रही है, वो हिंदुस्तान के गयूर नौजवानों से पुकार कर कह रही है कि देखो अगर तुम्हारे सीनों में तिनका बराबर ईमान बाकी है, मैं चल नहीं सकती, मेरे जिस्म में जान कम है मगर मेरा हौसला बुलंद है। मैं आज भी जालिम से मुकाबला कर रही हूँ। वो जकिया जाफरी की बेकानून ज़बान हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को ललकार रही है कि क्या तुम्हारे हौसले बुलंद हैं? क्या तुम आज मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? एक औरत नौजवानों हमारी गीरत को ललकार रही है। मुझे अफसोस होता है जब लोग मोदी की तारीफ करते हैं या तेलुगु देशों में बैठकर मोदी की चमचागिरी करते हैं। अरे गीरत हासिल करो, अगर तुम नामर्द हो तो कम से कम इस 75 साल औरत को देखकर मर्द बनो और खड़े हो जाओ इससे मुकाबला करने के लिए। जमहूरियत में हमको मुकाबला करना, अगर हम खामोश बैठेंगे, याद रखो वक्त और तारीख हमको माफ नहीं करेगा। जो लोग खड़े होंगे जालिम के खिलाफ, हो सकता है कि इसके मुकाबले में हमारी जान चली जाए, मगर जान तो जाना है एक दिन, मगर तारीख तो लिखेगी कि हाँ चंद मर्द उठे थे और इस जालिम का मुकाबला किया। हमको मुकाबला करना है लोगों। और क्या फैसला आया, क्या फैसला आया? कोर्ट ने क्या क्या चीजों को बोल दिया। अजीज दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयंती रवि की उस फैक्ट्स को भूल गए। कोर्ट जो वहां पर थी, उस जब साबरमती एक्सप्रेस आई, उसने देखा कि लोग नारे मार रहे थे, इश्तियालंगेज नारे लगा रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। क्या यह बात सच नहीं है कि इस कलेक्टर ने, जयंती रवि ने अपने फैक्ट्स में कहा कि आनंद मुकाम पर एक मुसलमान का कत्ल किया इनकार सेवकों ने? ये एफिडेविट के तौर पर बहैसियत एविडेंस प्रोड्यूस किया गया, जिसको कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। जयंती रवि का ये लोग उससे सवाल कर रहे कि असद साहब मजलिस का मौक़िफ़ क्या है? इस फैसले पर आज हमारा मौक़िफ़ का इजहार कर रहा हूं। क्या कोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया? टेलीफोन रिकॉर्ड किए गए कोर्ट के सामने। किसने रिकॉर्ड किए टेलीफोन के? राहुल शर्मा ने, जो आज भी आईपीएस ऑफिसर है गुजरात की सरजमीन पर। राहुल शर्मा ने टेलीफोन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किए और कहा कि ये जयंती रवि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के फैसले के बाद पहला टेलीफोन कॉल मोदी ने किसको किया? पहला टेलीफोन कॉल मोदी ने अगर किसी को किया तो विश्व हिंदू परिषद के जयदीप पाटिल को किया। जयदीप पाटिल को पहला टेलीफोन कॉल किया। और आज मोदी कहता है कि मैं कर्ब से, तकलीफ से गुजर रहा था। झूठ कह रहा है मोदी। पहला टेलीफोन जयदीप पाटिल को किया और कोर्ट उसको नजरअंदाज कर दी। क्यों किया जयदीप पाटिल को? कहा कि तुम जाओ गोधरा को। जयदीप पाटिल विश्व हिंदू परिषद का जिम्मेदार गोधरा गया। तीसरा जो एविडेंस जो कोर्ट ने उसको नहीं देखा, खुद गुजरात पुलिस वॉल्यूम का, गुजरात पुलिस का मैन्यूल है, वॉल्यूम 3 में कहती है, गुजरात पुलिस एक्ट कहता है कि पोस्टमार्टम बरसरेआम नहीं हो सकता, न ही पोस्टमार्टम की तस्वीर कशी की जा सकती।
एविडेंस के तौर पर पेश किया गया ट्रायल कोर्ट के सामने के फाजिल जज साहब गोधरा के ट्रेन स्टेशन के रेलवे यार्ड में इन 60 लोगों की लाशों को रखकर खुले मैदान में पोस्टमार्टम किया गया, जबकि गोधरा में कर्फ्यू नाफिज किया गया और लोग कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, कोर्ट ने इसको नजरअंदाज कर दिया। तस्वीर लिए गए और उन तस्वीर को सारे मीडिया के जरिए डाला गया, लोगों को इश्तिहार दिलाया गया, मुश्किल किया गया मुसलमानों के खिलाफ, कोर्ट ने इसको नजरअंदाज कर दिया। अजीजान मिल्लत, और फिर उसके बाद यही जयदीप पाटिल को जो बॉडीज को शनाख्त नहीं की गई, मोदी ने कहा कि लेकर जाओ इसे। अहमदाबाद को लाया गया, कर्फ्यू अहमदाबाद में, लाशों को अहमदाबाद में लाया गया और पूरे अहमदाबाद में घुमाया गया है इसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। और फिर अजीजान मिल्लत, छठी बात उसमें ये कि हरीम पांड्या जिसके कत्ल के मुकदमे में हैदराबाद के 15-16 बच्चे जिनको कोर्ट ने बरी किया, 6-6 साल जो गुजार किए, वही हरीम पांड्या ने साबिका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कृष्णा अय्यर वीपी सावंत के सामने जाकर अपना बयान कलमबंद करवाया ट्रिब्यूनल के सामने कि हाँ, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिस मीटिंग में मोदी ने कहा कि पुलिस कुछ काम नहीं करेगी, हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालना पड़ेगा। ये बयान हरीम पांड्या ने जस्टिस कृष्णा अय्यर के सामने दिया, कोर्ट ने उसको नजरअंदाज कर दिया 27 तारीख की मीटिंग को। और फिर संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर जिसकी बीवी ने असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लिया, उस संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी में बयान कलमबंद करवाया कि हाँ, मैं उस मीटिंग में था, ये बात कही गई, कोर्ट ने उसे नजरअंदाज कर दिया गया। श्री कुमार जो डिविजनल डीजीपी इंटेलिजेंस है, आज रिटायर हो चुका, उस श्री कुमार ने कहा कि मैं इंटेलिजेंस का चीफ था, ये आर्डर मोदी ने दिया था, कोर्ट ने उसको नजरअंदाज कर दिया। अजीजान मिल्लत, एक और राहुल शर्मा जो डीजीपी चक्रवर्ती से जाकर कहा कि मैं भावनगर का एसपी हूं, मुझे फोर्स चाहिए, तो डीजीपी चक्रवर्ती ने कहा अब सब खामोश बैठने का ऑर्डर हो चुका, सबको खामोश बैठने का ऑर्डर हो गया, कोर्ट इसको नजरअंदाज कर दिया। कोर्ट के सामने वो तमाम मकतूबात दिखाए गए जिसमें मोदी की हुकूमत ने लिखा कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों के खिलाफ केस नहीं बुक होगा, कोर्ट ने इसको नजरअंदाज कर दिया। 9/9/2002 का आउटलुक मैगजीन निकाल कर पढ़ो आप, जिसका जिक्र एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी ने कोर्ट में किया, जिसमें मोदी ने तकरीर करते हुए कहा था, क्या कहा था मोदी ने, आज अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर पर केस बुक होता है, 2-2 महीने जेल में डाला जाता है, बीमारी के आलम में भी दवाखाने को लेकर नहीं जाते, और जब पूछते हैं तो पूछते क्या है कि मोदी के खिलाफ क्यों बोले। मोदी ने क्या तकरीर की थी, ये आउटलुक मैगजीन की बात कर रहा हूं, मैं अपने दिमाग से या अपनी कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। आउटलुक मैगजीन ने कोट किया मोदी की तकरीर को कि मोदी ने 9 सितंबर 2002 को तकरीर में कहा कि क्या हमने रिलीफ कैंप इसलिए चलाए कि लोग बच्चों पैदा करने का प्रोडक्शन करें यहां पर, जो 1.5 लाख मुसलमान रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे थे, उनके ताल्लुक से मोदी ने कहा कि क्या हम ये रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं कि ये बच्चे पैदा करने का प्रोडक्शन सेंटर बन जाए। क्या मोदी ने नहीं कहा था कि हम 5 और हमारे 25 के लिए चलाएं, कोई केस बुक हुआ, ये जकिया जाफरी ने इसका जिक्र किया, कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया उसको, कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया उसको। ये श्री कुमार ने लिख कर दिया कि उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने पैम्फलेट बांटे, लोगों को मुश्किल करने के लिए केस बुक करो, कोर्ट ने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। एसआईटी की रिपोर्ट जो 26 को आई 2008 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया। एमिकस क्यूरी यानी जो सुप्रीम कोर्ट की मदद करता है, उसने एसआईटी की रिपोर्ट पर कहा कि हाँ, मोदी के खिलाफ केस बनता है। राजू रामचंद्रन ने कहा कि केस बनता है, कोर्ट ने उसको नजरअंदाज कर दिया।
जब एक फाजिल वकील कह रहा है और अगर मुझ पर केस बुक किया जाता है, हिंदुस्तान के दरिया में और अमेरिका के दरिया में फर्क यह है कि अमेरिका के दरिया यह देखती है कि क्या इस पर सजा होती है नहीं होती। अगर केस बुक होने से पहले यह देखा जाता है कि सजा होगी नहीं होगी। हिंदुस्तान का जो हमारा निजाम है ये देखे, वकील साहब यहां पर बैठे, शफी साहब, महानाज क्रिमिनल एडवोकेट अजीम साहब की है, कोर्ट ये देखती है कि क्या प्रेमा फेसी मुझ पर केस बनता है नहीं बनता। प्रेमा फेसी मोदी के ऊपर केस बनता था, मगर कोर्ट ने कहा कि केस नहीं बनता। हमारे बच्चे जेलों को जाएंगे, हमारे हैदराबाद के बच्चे 6-6 साल 7-7 साल जेल में सकते रहे, बेल तक नहीं किए। ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, हाई कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट को गए, दहशतगर्द के नाम पर लेके कर गए। और यहां पर आज इंसाफ किया हमसे ये इंसाफ प्रेमा फेसी केस बनता है मोदी के ऊपर, मगर कोर्ट ने कहा नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को कब बनाया? राघवन की जेर क़यादत एसआईटी को बनाया 2008 मार्च में, 26 मार्च को। और मोदी ने क्या किया? 30 मार्च को पूरे जो वायरलेस इंटरसेप्शन होते हैं, जो पुलिस के किताबों में लॉग बुक्स लिखते, लॉग बुक का मतलब यह कि उस वक्त पुलिस की गाड़ी कहां गई, मूवमेंट क्या था, वायरलेस का इंटरसेप्शन क्या था, उस सब तमाम के तमाम 30 मार्च 2008 को मोदी होम मिनिस्टर भी है गुजरात का, पूरे रिकॉर्ड्स को जलाते। कोर्ट ने इसको भी नजरअंदाज कर दिया। अब आप बताइए कौन सा इंसाफ, हमसे इंसाफ कैसा होगा? मगर हमारा अदलिया जो है वो 3 टायर और 4 टायर पर मुश्तमिल है। बेस्ट बेकरी का वाकया हुआ, बाहर हुआ, केस चला, सजा हुई। कौसरदानों का वाकया हुआ, बाहर हुआ, सजा हुई। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में जब अपील करेगी ज़किया जाफरी, मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से तीस्ता शीतलवाद और उनके साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमें उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होंगे, हमको उसका मतलब नहीं है, मगर वो जो साथ दे रहे हैं हम उसकी तारीफ करते हैं, उनको सलाम करते हैं कि कम से कम हिंदुस्तान में हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो रूल ऑफ लॉ के पाबंद है, जो हिंदुस्तान की रूह से कदर हमें उसको जानते हैं और ज़किया जाफरी का साथ दे रहे हैं। ज़किया जाफरी ने आज भी कहा कि मुझे इंसाफ की उम्मीद है, मैं अपील करूंगी हाई कोर्ट में। और मोदी लिखते हैं कि मुझे तकलीफ हुई, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मोदी लिखते हैं कि मैं गर्व के माहौल से गुजारे, तुमसे देर से बड़ा झूठा कोई नहीं है। मोदी ज़लज़ला 26 जनवरी को आया और ये कहता है कि 5 महीने के बाद गोधरा का वाकया हुआ। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप कि कितने साल के बाद आज ये शख्स कह रहा है मोदी हम तुमसे सवाल करते हैं, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूं कि तू माफी चाह, तेरे पैसों पर बिकने वाले जमीन फरोश होंगे जो अपना ईमान बेच चुके हैं, तेरे पैरों पर अपना सर रखकर हम अपना सर कटाएंगे, मगर तुझसे यही कहेंगे कि हम तुझे माफ नहीं करने वाले, हम तुझसे लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की अदलिया मोदी को सजा देकर रहेगी। हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस है, उस एविडेंस की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी को सजा हो सकती है और हमको मुकाबला करना। हमने मुकाबला किया, हम अपने हैदराबाद के बच्चों का आपने नहीं भूला, हमने उनके लिए लड़े और आज भी हमको लड़ना अज़ीज़ाने मिल्लत। आज ये एहसान जाफरी का फैसला आया, यकीनन ये तकलीफ के बाद, यकीनन अगर आज नौजवान गुस्से में है और परेशान है कि क्या हो रहा है, मुझसे क्या इंसाफ मिल रहा मुझे, यकीनन मैं तुम्हारे गम को समझता हूं, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूं, मगर हमको इससे मुकाबला करना। जो शख्स 14 साल की उम्र से आरएसएस की आगोश में पला, आज ये हमारे लोग, ये ज़मीर फरोश, ये ईमान फरोश, ये मीर जाफर और मीर साजक की औलाद मोदी को अच्छा बोल रहे हैं। अरे जरा देर के लिए सोचो, जरा थोड़ी देर के लिए सोचो कि 200 औरतों की इज्जत लूटी गई गुजरात में। क्या अगर वो तुम्हारी सगी बहन होती तो तुम जाके मोदी से तारीफ करते?
80 बच्चे मारे गए। अगर वो बच्चे तुम्हारे होते तो तुम क्या करते? अजीजान मिलत, इसीलिए हमारे मुल्क में बहुत बड़ी साजिश की जा रही कि मोदी के इमेज को बदला जा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी अच्छा है। और अजीज दोस्तों, आज हमारे रियासत में साबिका चीफ मिनिस्टर बड़े बेगैरत हैं। 2004 में शिकस्त हुई और शिकस्त के बाद जब अल्लाह के करम और फजल से आपकी दुआओं से मैं पार्लियामेंट गया तो पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश का एक वफद आया था। पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर नायडू ने मुझे रोककर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, मैं नुकसान उठाया बीजेपी का साथ देकर, अब मैं बीजेपी का साथ नहीं दूंगा, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैंने कहा नायडू साहब, अभी अभी आपका तकलीफ ताजा, आप पे भरोसा मैं नहीं कर सकता। तो बोले नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे, बोला नहीं। और मैंने कहा नायडू साहब, मैं फैसला नहीं कर सकता, सदर मजलिस मरहूम कायद करेंगे। तो कहा कि नहीं, मैं बीजेपी का साथ छोड़ दूंगा। इनके ताईद के चमचे अखबार में बयान दिए, अखिलती कन्वेंशन कराए और बोले कि नायडू ने मुसलमानों से माफी चाही, नायडू ने मुसलमानों से माफी चाही और इसको आप माफ कर दो। बड़े बड़े बातें कर रहे थे, नायडू को माफ कर दो। इनके पास ऐसे चमचे भी हैं जो उसके बावर्ची बने बैठे, उसके खाने का इंतजाम, इनका जीना मरना होना सब पीला पीला पीला। इनको खाली रात में दिन में हर वक्त बाबू बाबू याद आता। अरे बाबू बाबू का कलमा पढ़ने वालों, कहां गई तुम्हारी गिरत जब यही तुम्हारा सदर नरेंद्र मोदी के बाजू बैठा हुआ है? कहां गई तुम्हारी गिरत? कहां गए वो लोग, तुम्हारे बयानात, वो बुलंदबान तुम्हारे दावे? 2009 के इंतखाबात में महाकुटुंबी कहां गई जब हमारे इलाकों में आकर कह रहे थे कि नहीं, हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, मजलिस का परस थे? आज बताओ, यही नायडू जाकर मोदी के बाजू बैठा तो क्या हो गया तुम्हारी गिरत को? क्या हो गया तुम्हारी मर्दानगी को? क्या हो गया तुम्हारी तकलीफ को? क्या तुमको जकिया जाकी की तकलीफ याद नहीं आई? क्या तुमको सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर याद नहीं आया? क्या तुमको सोहराबुद्दीन की बीवी को जिंदा जला देने की तकलीफ याद नहीं आई? क्या तुमको फैसल बानो की तकलीफ याद नहीं आई? क्या तुमको बेस्ट बेकरी याद नहीं आई? क्या तुमको नरोदा पाटिया की रोग याद नहीं आई? क्या तुमको हमारे बच्चे को, वो नरेंद्र अमीन जो डीजीपी के ऑफिस में कत्ल किया मुजाहिद सलीम को, उसकी शहादत याद नहीं आई तुमको? यही मदद करके रहने वाले 17 बच्चों को 6 साल जेल में डाला गया। बताओ तेलुगु देशम में बैठने वाले मुसलमानों, क्या तुम में आज भी गिरत बाकी है या नहीं? तुम में गिरत अगर बाकी है तो लो नायडू के खिलाफ। ये इलेक्शन असेंबली का खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होगी। याद रखो, कल हशर के मैदान में ये तमाम मजलूम खड़े रहेंगे और कहेंगे कि अल्लाह, ये वो है जिसने जालिम का साथ दिया। क्या हम नायडू पे भरोसा कर सकते? अरे अपने ससुरे का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? एनटी रामा राव ससुरे दामाद के धोखे से सदमे से मर गया। आज फिर मालूम हो गया कि मोदी के बाजू ऐसा बैठे, ऐसा दिख रहा था कि दो भाई बिछड़ के बचपन के बाद अभी मिले, 20 साल के बाद मिले, हाथा उठा रहे। हाँ, हाथा उठाओ नायडू, हाथा उठाए नायडू, उठाओ हाथा मोदी। मगर याद रखो, सरजमीन दखन का नौजवान अपना ईमान नहीं बेचेगा। अल्लाह की जात पर हम तवक्कल करेंगे, अपने खंजरों की बाजू पर तेरा बेड़ा गर्क करके रहेंगे इंशाअल्लाह। तुझे तेरा बेड़ा गर्क करेंगे। तू क्या, तेरे से 25 मोदी आ जाए तो सरजमीन दखन पर कुछ होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। और फिर अजीज दोस्तों, ये तेलुगु देशम के लोग, वहां पर हमारी बच्चों की अस्मत तेजी हुई, बच्चों की, तो इनको जरा गिरत नहीं आई। हैदराबाद में हमारे लोगों पर केस बुक कर दिया। अच्छा है भाई,
औरतों पे जुल्म हुआ तो निर्भया एक्ट है, हम भी तारीफ किए निर्भया एक्ट लगाओ, मगर ये कौन सा मामला है कि गैर जरूरी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए? अरे मर्द है तो अहमद से आके मुकाबला करो, ये केस डालना कौन सा है? अरे ये तो उन लोगों की खसलत है। किसकी खसलत है? मेथरों की खसलत है। तो मुकाबला करना था, आओ मुकाबला, ये केस डाले और तुम समझे कि हम वो होंगे। नहीं भाई, जिसको हम अपना बोले अपना बोले, हम जिसको अपना कहे उससे बराबर अपनाइयत का इजहार करें। हम उसको जब तक नहीं छोड़ते जब तक वो हमको छोड़कर नहीं चलाते। आपने केस डाला। अच्छा ये तो बताओ, अब जब पुरानी इंक्वायरी हम करवाएंगे, क्या क्या काम नहीं हुआ स्विमिंग पूल में? खैर वो और बात है अजीज दोस्तों, मच्छरों का जिक्र नहीं करते, पैरों के नीचे रखते हैं, उनको वहीं पर रखना चाहिए। मगर कीमत कहां गई इन लोगों की? कीमत कहां गई इन लोगों की? और अजीज दोस्तों यहां पर एक बात याद आई, ये लोग डबल एक्टिंग करते। इनके पास गए मैं आपका, उनके पास गए मैं आपका, यहाँ गए खीर खाए, वहां गए लुकमी खाए। अजीज दोस्तों पहचानो इन लोग। एक वाकया ये याद आ रहा कि जंगल में लोग जो है जानवर परेशान थे, शेर के रोब से बड़े परेशान थे, तो पूरे जंगल के जानवर मीटिंग किए, चूहे से लेके सुअर, जितने जानवर है पूरे मीटिंग किए। मीटिंग करके बोले कि नहीं भाई, अब शेर का रोब दबदबा बहुत हो गया, अब इसका रोब दबदबा नहीं होगा, अब हम जो है बैठ के अपने सदर को चुनेंगे। तो शेर के पास गए, डरते जाके बोले कि शेर खान, जरा ऐसा है कि जरा तुम थोड़ा हमारे को मौका दो, 50 साल से तुम्हारे को मौका दे रहे, जरा हमारे को मौका दो। शेर खान देख के बोले ये सुअर ये चूहा, अच्छा है मैं तो शेर हूँ, मेरी बहादुरी में फर्क आने वाला नहीं, ठीक है तुम लोग आए, कुत्ते बिल्ली आए, तुम लोग तो सब लोग मिलके बोले ठीक है भाई, हमारा बड़ा जो है बंदर, शेर तो अपनी आदत से रुकने वाला नहीं है। शेर तो हम शिकार करता ना, तो शेर से एक वो दिन खामोश बैठा और दूसरे जंगल में बोला भैया कब तक मैं शेर हूँ क्या हूँ? झपटा है जानवर को, पूरे कुत्ते बिल्लियां चूहे सुअर सब जाके बंदर को बोले, अरे उन्हें फिर शेर खान निकल गया। हेलो, उसको बोले तू हमारा बड़ा है क्या कर रहा? अरे कुछ तो कर। बंदर को पूरे सुअर चूहे बोले, अब बंदर जो है झाड़ से झाड़ कूद रहा, अरे क्या कर रहा बोलते? बंदर बोला यही करो ना कर लो, मैं मेरा काम यही था, यहाँ से कूदना वहां से कूदना। तो ये भी क्या कहते हैं, यहाँ कूदते वहां कूदते यहाँ कूदते, अरे तुम कुत्ते तुम बंदर चूहे तो हमारे पैरों में कहीं को आ रहे। इसीलिए अजीज दोस्तों इंतखाब जब करना शेर का करना, बंदर का नहीं करना। आप साहेब अकल आप समझ गए होंगे मेरी बात, समझ गए होंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर नुमाइंदगी कर रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी का राज क्या है? हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे बता दो जहां पर आज हर मसलक का आदमी बैठा हुआ। बताओ मुझे कोई प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदे मिल्लत बहादुर यार जंग के जमाने से करती आ रही कि नहीं, कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद। ये काम मजलिस ने किया। हिंदुस्तान में कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। ये गुलदस्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सजाया हमारे इत्तेहाद। बताइए कोई प्लेटफॉर्म मुझे बताइए आप। कहीं नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आता। किबला ने कहा कि लालगढ़ी कब्रिस्तान की दीवार की जरूरत है। हमने कहा कहो को हमारे आंखों पर 40 लाख का सैंक्शन करवाया,
20 लाख का चेक जा चुका इंशाअल्लाह ताला खुदा के हुक्म पर वो काम भी इंशाअल्लाह उसका आगाज हो। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामे। अजीज दोस्तों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो, पहचानो इन दुश्मनों को। ये दोस्त तुम्हारा दुश्मन है, ये मुनाफिकीन को पहचानो। ये नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो जाए और बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि नहीं, अब तेलुगु देशम बीजेपी नहीं गई तो मजलिस गई। इनका दिमाग ऐसा है ना, बंदरों का दिमाग। ये बंदर से इंसान अपनी बनने जा रहे। हम पैदाइशी इंसान हैं। इनका भी क्या कहते हैं कि नहीं, तेलुगु देशम बीजेपी मिली तो मजलिस गई। अच्छा, ये बात है। तो ये हिसाब किताब आपके सामने रख रहा हूं मेरे भाई। यही हमारे लिए सब कुछ है। जल से क्या हिसाब किताब है कि 2009 में मजलिस के खिलाफ महाकुटुंब, तेलुगु देशम मजलिस के खिलाफ, टीआरएस मजलिस के खिलाफ, सीपीआई मजलिस के खिलाफ, सीपीएम मजलिस के खिलाफ, बीजेपी अनऑफिशियल मजलिस के खिलाफ, मगर मजलिस के खिलाफ ऑफिशियली, और सब मजलिस के खिलाफ। तो ये तमाम महाकुटुंब ने मिलकर कितने वोट हासिल किए? इन लोगों ने 2009 में 33.38% वोट हासिल किए। कितने? 33.38। ये चारों महाकुटुंब मिलकर कितने वोट मिले? 56,17,348। ये इनका वोट टोटल, तेलुगु देशम, टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम सबका मिला के। तेलुगु देशम को 20 लाख वोट मिले। क्या वो परसेंटेज है? 11.9। टीआरएस को 25 लाख वोट मिले। परसेंटेज वाइज कितना है? 15%। अच्छा, अब बीजेपी को कितने वोट मिले 2009 में? 12,08,325। कितना उनका वोट परसेंटेज है? 7.18। तेलुगु देशम का 11, इनका 7, कितना हुआ? 18 हुआ ना? मिला लो 18, चलो मिला लो। 18 से कौन सी दाल गलने वाली है प्यारे? 18 से कौन सी दाल गलने वाली है? 2009 में टीआरएस का 15, कांग्रेस को मिले 36%। अब कांग्रेस जरा बदनाम हो गई तो खिलाफ गिरना उनका, एक के बाद एक मैदान छोड़ रहे हो, मगर नहीं मालूम क्या होगा, मगर 36 मिले। मगर एक बात तो हकीकत है, तेलंगाना में अगर किसी को हुकूमत बनाना है, तेलंगाना देने के बाद भी या बाद में भी, बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंशाअल्लाह को हुकूमत नहीं बना सकती। ये हकीकत है, ये पॉलिटिकल अरिथमेटिक है, ये पॉलिटिकल अरिथमेटिक है। ये इनको समझ में नहीं आता है नादानों को। नायडू समझ रहे, नायडू आसमान पे है। नायडू ये समझ रहे कि मैं जो वोट हासिल किया, 11% वोट हासिल किए बाबू। आप साइकिल पे बैठ के गम के पैंडला मार के 11%। अब आप फिर सोच रहे कि तुमको बिठाएंगे साइकिल पे, तुम कितने बदबूदार बैठ के उतर गई थी उस पे से। अब आप 11% वोट पे बोल रहे कि मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा तेलंगाना में। बाबू तेरा ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह। तेरे ख्वाब को जितना चूर अल्लाह करेगा, क्योंकि हम हरगिज मोदी को कामयाब दिल्ली में नहीं होने देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, ना सिर्फ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जहां तक हम जा सकते हम जाएंगे। मोदी से मुकाबला करेंगे। ये कौन डरने वाले? इससे डर और मजलिस एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो आप तो समझ लेना, मैथमेटिक्स को समझाने के लिए मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स है। ये लोग बड़े बड़े ख्वाब बांधे थे। 2009 में पूरे मिलकर लड़े थे ना भाई, हमसे मुकाबला किए चंद्रायन गुट्टे में, याकूतपुरा में, कारवान में,
मलकपेट में सब जगह आप मुकाबला किए, क्या कामयाबी मिली आपको? कुछ नहीं मिला आपको। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मलकपेट में बिला लिहाज बल्हो मिल्लत हर जगह काम करवाए गए, हर जगह काम करवाया गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाब करेगा। तो ये इस चीज को समझने की बेहद जरूरत है। अजीज दोस्तों, यकीनन मुजफ्फरनगर हमारे लिए तकलीफ दे, यकीनन मुजफ्फरनगर तकलीफ दे, और मुझे अफसोस होता है कि जब वहां का होम सेक्रेटरी तकरीर में कहता है कि कोई बच्चे नहीं मरे, खाली 34 मरे, और कहता है कि सर्दी में अगर लोग मरते तो साइबेरिया में मर जाते। मैं मुलायम सिंह यादव से कहना चाह रहा हूं कि मुलायम सिंह, आपको आजम खान रफीक मुल्क बोलते, मेरी ये तजवीज को आप मान लो। आप और आजम खान और वो 40 जो मुखन्निस मुसलमान आपके पार्टी में एमएलए हैं, वो तमाम मिलके मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि किसी और जगह पर एक 2 दिन रात तो गुजार किया। मुलायम सिंह, सुबह होने तक तुम्हारी जबान सुधर जाएगी, आजम खान के हाथ पैर नहीं हिलेंगे। आज आप बोल रहे कि सर्दी से कोई नहीं मरता, और मुलायम सिंह की इतनी जरूरत कि मुलायम सिंह कहता है कि कैंप में जो लोग हैं वो आतंकवादी हैं, वो साजिशी हैं, वो फुला हैं, वो गड़बड़ करने वाले हैं। अरे वो अपना घर बार लुटता हुआ देख कर आए, वो अपना हर चीज जिनकी तबाह हो बर्बाद हो गई वो देख कर आए। मैं मल्लेपल्ली की तकरीर में कहा कि वो दास्तान बयान की जो आउटलुक मैगजीन में एक रिपोर्टर ने लिखा कि मुजफ्फरनगर के इलाकों में कैसा जुल्म किया गया, कैसे हमारी बहनों को इज्जत लूटी गई, वो कैसे वो जिले का उस गांव का सरपंच के घर में हमारी मुसलमान खवातीन गई बना लेने के लिए, तो वहां पर सरपंच ने हमला करवा दिया। कैसे वो दास पे स्टोरी में लिखा गया, उस नेहा दीक्षित जो रिपोर्टर है ने कहा कि हमारी एक बहन को 3 लोगों ने हाथा पकड़ लिए, उसके बाद जालिमों ने उसके जिस्म को कतरा, उसके छाती पर चाकू मारा, और बारी बारी से इज्तिमाई अस्मतरेजी की गई। कैसे हमारी बहन ने कहा कि उसकी इज्जत लूटी गई, फिर उसके दोनों बच्चों की इज्जत लूटी गई, फिर बच्ची के नाजुक हिस्सों पर लड़ों से मारा गया, और बहाना कर उनको गांव में छोड़ दिया गया। बताओ मुलायम सिंह, अगर तेरी बीवी से या तेरी बेटी से होता तो क्या तेरी गिरत नहीं ललकारती? उनके करने वाले हमारी बहन थी, मुसलमान था, इसलिए तुझे तकलीफ नहीं होती। आजम खान, अल्लाह का खौफ पैदा करो, ये दुनिया कल खत्म हो जाएगी, कल तुमको और मुझे को अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तुमको अल्लाह ने इज्जत दिया आजम खान, तुमको अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया। अरे अपनी जबान को लगाम दो, अपनी जबान को नकारा कल बनाओ आजम खान। छोड़ो मुलायम सिंह का साथ, ठोकर मारो इसी वजारत को, अल्लाह तुमको और इज्जत से नवाजेगा। तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों के कायद बन जाओगे। ठोकर मारो इसी वजारत को जहां पर हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। कैसे कैसे वाकयात आज भी हमारी बहन कह रही है कि मेरे 2 बच्चियां कहां हैं, मुझे नहीं मालूम। नंगा करके रात रात पर हमारी बहन बरहना हालत में गन्ने के खेतों में दौड़ रही, गन्ने के खेतों में दौड़ रही। आज भी कहती है, उस रिपोर्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी बच्ची सी इज्जत लूटी गई? तो खामोश हो गई। उसने कहा कि मेरी 2 बच्चियां तो चले गई, अब एक 12 साल की बच्ची है जिसका नाम सच्चू है। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो सच्चू की शादी कैसे हो? ये काम मुजफ्फरनगर में हो रहा है। और ये मुलायम सिंह, ये रफीक मुल्क, ये मौलाना मुलायम, अरे तू कहां का मुलायम? तू तो आरएसएस का मुलायम है, तू तो संघ परिवार का मुलायम है। ये ख्वाब देख रहा है हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का। इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की आवाम इसके ख्वाब को सपना चूर कर देगी। मैं जाऊंगा उत्तर प्रदेश को, हम तमाम जाएंगे उत्तर प्रदेश को, लोगों के गिरफ्त को जगाएंगे, लोगों को कहेंगे कि उठो मुकाबला करो इन लोगों के खिलाफ।
डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है? 5-5 लाख रुपये लेके लिखा लेना मुसलमानों से कि तुम्हारा घर छोड़ देना, तुम गांव को नहीं जाना। 5 लाख रुपए में क्या करेगा वो? गलत बोल रहे, 80 लोग मर गए। झूठ बोल रहे, 500 से ज्यादा लापता, जिसमें हमारे 100 के करीब बच्चियां हैं। अजीज़ान मिल्लत, ये हाल वहां पर हो रहा है। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए। ये जो असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और अहम चैलेंजिंग इलेक्शन होगा। इतना बड़ा इलेक्शन कभी नहीं हुआ होगा। ये 3 रियासत में क्या हुआ? मध्य प्रदेश, खंडवा से आज नौजवान आए। नौजवान आकर मुझसे कहा कि खंडवा में कांग्रेस का एमपी अरुण यादव एमपी है, 16 लाख वोटर है, जिसमें 4,80,000 मुसलमान हैं। और तस्वीर दिखाए मुझे कि देखो असद साहब, आप हमको टाइम नहीं दे रहे थे, हम खुद आए खंडवा से। ये देखो मस्जिद के सामने तलवार लेके नाच रहे अंदर मस्जिद के अंदर। देखो आप ये मस्जिद की बेहरमती कर रहे, तस्वीर दिखा, अखबार की तस्वीर, ये खंडवा में हो रहा है। मैं पूछा भाई वहां कांग्रेस का एमपी है ना? तो बोले नहीं साहब, वो भी बीजेपी से मिला हुआ है, अरुण यादव। कोई हमारी मदद को नहीं आता। मस्जिद के अंदर पंखों को, खालियों को निकाल के फेंक दिया गया। वो बच्चा आया, कांग्रेस का 33 साल का सदर, वो कह रहा है कि मेरे पेट पे चाकू मारे, अपने जख्म दिखा रहा था दारुस्सलाम पे। बोले कि आओ आप। मैं बोला मियाँ ठहरो। बोले नहीं, आप आओ, खाली आप आकर एक जलसा करो, हम ठहर के मुकाबला करेंगे लोगों का। कोई हमको राह दिखाने वाला नहीं है, कोई हमारे साथ ठहरने वाला नहीं। अजीज़ान मिल्लत, कांग्रेस पार्टी में सेकुलर लोग थे एक अरसे तक, मगर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान कायदीन को पैदा नहीं किया, खत्म कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी में कोई सेकुलर लीडर नहीं है। ये जितने मुस्लिम कायदीन हैं, ये तमाम के तमाम शो बॉयज हैं, ये शो बॉयज हैं, 1-2-3 को छोड़कर कोई जिसमें दमखम नहीं है। क्या बात है कि खंडवा में इतना बड़ा वाकया हुआ, अखबार लिखते नहीं उसको? मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, कोई नहीं लिखता। हमारी मस्जिद के सामने ठहर कर तलवारों से नाच रहे, अंदर जाके नाच रहे शहर में, मगर न्यूज नहीं बनती। और फिर ये बीजेपी वाले बोलते शिवराज सिंह चौहान बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, सबको साथ लेके चलते हैं वो। मेरे अजीज दोस्तों, ना ये मोदी, ना ये शिवराज, ना ये मुलायम, ये कोई काम के नहीं। अजीज दोस्तों, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी क़यादत बनाना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी सियासी जमात बनाना पड़ेगा। कोई नुकसान नहीं होगा सेकुलरिज्म का। क्या हम थे वहां पर राजस्थान में? क्या हम मल्लेस थी छत्तीसगढ़ में? आप क्यों नहीं रोक सके बीजेपी? मैं पूछा हमारे दोस्तों से, दिल्ली के जर्नलिस्ट से, अरे भाई ये तो बताओ कैसे आ गई? तो हमारे डीएनए के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा ओवैसी साहब, मैं राजस्थान के उस मुस्लिम इलाके में गया था जिसको बाड़मेर बोलते, वहां पर गया। वहां पर मुझे बताया गया कि ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, ये बहुत बड़ी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जिसको इलेक्शन टर्मिनोलॉजी में कहते स्टार कैंपेनर। तो जाके मालूम हुआ कि वो रिटायर्ड पुलिस के आईजीपी हैं। और वो साहब जो है, जैसा सईदाबाद हमारा एक मजहबी इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मजहबी इलाका है, पूरे मस्जिद आबाद है। तो उस इलाके में अगर कोई आपसे आकर कहे कि ये बहुत बड़ा स्टार कैंपेनर है, आप बोलेंगे अच्छा आनंद, मगर जब आप देखते क्या कि उन्हें गाड़ी में आ रहा, उसकी गाड़ी में इतना बड़ा एल्सिशन कुत्ता है, ये कांग्रेस का स्टार कैंपेनर। क्या बताइए आप, उन्हें बोल रहा मेरे गाड़ी के नीचे कुत्ते आए, वो कुत्ता ये कुत्ता, कितने कुत्तों से मुकाबला हमको करना है? आप अंदाजा लगा लीजिए आप क्या सोच है इनकी, क्या फिक्र है। हम जिनसी की बात अकबर ने की, अरे ये गलत है, ये गलत है, गैर फिक्री चीज है, मगर नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त डाल दो। अरे समझो जरा बात को, देखो क्या हुआ दिल्ली में,
पहले आप बोले तो उन्हें आप ही हो गया पूरा होना। जरा समझो इस चीजों को। मगर कम से कम बीजेपी के बढ़ते कदम तो रुक गए दिल्ली में। बीजेपी के बढ़ते कदम तो रुक गए। लोग बहुत बातें करते, जब तक हिंदुस्तान में ये जो इलेक्ट्रल सिस्टम है, जो बर्तानिया की बेहुदा दी हुई चीज है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये जब तक रहेगा करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। इसको बदलना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रल निजाम को बदलना पड़ेगा। जर्मनी के लिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि एक सियासी जमात अपने उम्मीदवारों की लिस्ट दे दे और लोग अपना पहला वोट पहले को डाले, इनको डाले, इनको डाले, ताकि सबके वोट की अहमियत। ये जब तक रहेगा करप्शन का खात्मा नहीं होगा। और आपको जानकर हैरत होगी कि आप पार्टी ने भी 19 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा किए, 19 करोड़ 20 लाख रुपए, और लोग दिए उनको। अब हमारे को तो बोलते क्या नहीं कमाए आप लोग 5 साल में। मगर हमारे पास भी मिसाल है, अहमद पाशा कादरी आपके सामने। आज भी अहमद पाशा कादरी के पास अपनी जाती गाड़ी नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद सालार मिल्लत ने कर दिखाया। अजीजान मिल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज भी दफ्तर दारुल सलाम इस बात का गवाह है कि आज लोग वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दावत देते। अरे हम तो खत्म कर दिए मेरे भाई, हम तो खत्म कर दिए उसको। मगर अच्छी तब्दीली है, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ काम करेंगे। मगर जब तक ये इलेक्ट्रल निजाम रहेगा, करप्शन का जाना बड़ा मुश्किल है। आपको जानकर हैरत होगी कि कांग्रेस के पास कितने पैसे हैं उनके पार्टी के अकाउंट में? 1400 करोड़ रुपए, 1400 करोड़। बीजेपी के पास 1000 करोड़ रुपए। 2011 में कांग्रेस को 480 करोड़ रुपए मिले। अरे कहां से मिले भाई? बीजेपी को 300 करोड़ खरीद मिले। अजीजान मिल्लत, जब तक ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रहेगा, इसका खात्मा नहीं हो सकता। बहरहाल और भी जल्द से होने वाले इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, शनाख्ती कार्ड आप तक नहीं आया, बराए मेहरबानी अहमद बलाला को एक फोन करिए, वो इंशाअल्लाह ताला शनाख्ती कार्ड आपको फराहम करेंगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।